नमस्कार। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है पृथ्वी की उत्पत्ति और उससे संबंधित अवधारणाएं या थ्योरीज। तो हम ये समझना चाहेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एक रोचक विषय है जिसमें भू भौतिकीविद, भूवैज्ञानिक तथा भूमि वैज्ञानिकों के विद्वानों की रुचि ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा माना जाता है कि भौतिक भूगोल के सभी विषयों में पृथ्वी की उत्पत्ति विषय सर्वाधिक विचारणीय है। विविध आकाशीय पिंडों के विषय में अनेक विद्वानों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, किंतु परवर्ती खोजों के उन सिद्धांतों की कमियों को अनावृत कर दिया गया। अतः पृथ्वी, सौरमंडल तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस तथा सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। इस दिशा में भी अधिकाधिक प्रयास तथा शोध आवश्यक है जिससे पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कोई निश्चित तथा चिरस्थायी सिद्धांत प्रस्तुत किया जा सके। इस विषय पर शोध व अन्य खोज कार्य निरंतर जारी हैं। पृथ्वी मनुष्य का निवास ग्रह है, अतः प्राचीन काल से ही इसकी उत्पत्ति के रहस्य के संबंध में स्वाभाविक जिज्ञासा मनुष्य की रही है। पहले सौर परिवार से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं थी, तब इसकी उत्पत्ति को धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोणों से हल करने का प्रयास किया गया, किंतु ये निश्चित है कि दार्शनिक व धार्मिक विचारधाराओं में कोई ठोस व प्रमाणिक सत्य नहीं मिलता। पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा स्वयं भी अपनी दूरी पर घूर्णन या रोटेशन करते हैं। इनके घूर्णन तथा परिक्रमा संबंधी निश्चित तथ्य है। इन तथ्यों के आधार पर ही पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सौर परिवार की उत्पत्ति को जोड़कर देखा जाना चाहिए या देखा गया है। पिंडों के परिभ्रमण तथा परिक्रमा की सुरक्षा, कंजर्वेशन संबंधी निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। पहला पॉइंट है गुरुत्व का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन। इस भौतिक नियम के अनुसार सौर परिवार के सब सदस्य सूर्य की ओर आकर्षित रहते हैं। यदि गुरुत्व ना होता तो सब सदस्य किसी अनिश्चित दिशा में भटक रहे होते। दूसरा है जड़त्व का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इस सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड जिस गति से एक बार चल पड़ते हैं वही गति सदा रहती है। ये गति संभवतः पिंडों को उनके निर्माण के समय प्राप्त होती है। जड़त्व के सिद्धांत के द्वारा पिंड अपने पथ पर चालू हैं और निश्चित गति से घूर्णन भी करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बल के अनुसार घूर्णन एवं परिक्रमा करता हुआ प्रत्येक ग्रह अपने पथ से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है, किंतु दूसरी ओर सूर्य का आकर्षण होता है। दोनों शक्तियों की तुल जाने के कारण प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने स्थान पर स्थित रहता है। पृथ्वी सहित सौर परिवार की उत्पत्ति को समझने के लिए टरहार 1948 टरहार ने 4 तथ्य कसौटी के रूप में प्रस्तुत किए, जिनके परिप्रेक्ष्य में परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों को समझना आवश्यक होगा। पहला है गति संबंधी तथ्य। ग्रहों की कक्षाएं या ऑर्बिट्स प्रधान रूप से वृत्ताकार हैं, एक ही अक्ष में स्थित है तथा ये एक दिशा में परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य भी उसी दिशा में घूर्णन करता है। ग्रहों के अक्ष तथा सूर्य का विषुवत रेखीय अक्ष लगभग समानांतर है। दूसरा है ग्रहों के मध्य की दूरियां। ग्रहों का वितरण आकस्मिक नहीं जान पड़ता है। ग्रहों के मध्य की दूरियां किसी नियम अवस्था के अंतर्गत मिलती हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इस तथ्य का अनुभव कर लिया गया था किंतु अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया जा सका। और तीसरा पॉइंट है ग्रहों का 2 निश्चित वर्गों में विभाजन। सौर परिवार के कुल ग्रहों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स सूर्य के निकट है, छोटे आकार के हैं,
अधिक सघन है, इनकी संरचना लगभग समान है, इनकी परिक्रमण गति बाह्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है। शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आंतरिक ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम है, केवल पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल सम्मिलित है, जिन्हें पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। दूसरे हैं बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स, सूर्य से दूर हैं। ये सभी बड़े आकार के हैं। इनकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे हल्के तत्वों के होने के कारण ये कम सघन है, किंतु इनका वायुमंडल अधिक सघन है। वरुण, नेपच्यून को छोड़कर सभी ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक है। बृहस्पति के 60, शनि के 31, अरुण के 21 और वरुण के 8 उपग्रह हैं। और चौथा जो पॉइंट टरहार महोदय ने 1948 में दिया था वो है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम का वितरण। सूर्य का द्रव्यमान कुल सौर परिवार के द्रव्यमान का 99% से अधिक है, किंतु इसका कोणीय संवेग कुल सौर परिवार के 2% से भी कम है। इससे ये सिद्ध होता है कि सूर्य व ग्रहों की रचना भिन्न पदार्थों से हुई है। उपरोक्त तथ्यों की सार्थकता में आज सभी विद्वानों को विश्वास है, किंतु 18वीं शताब्दी में जब पृथ्वी की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवेचन आरंभ हुआ तब ये तथ्य ज्ञात नहीं थे। सभी सिद्धांतों का मूल्यांकन उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में करना अभिष्ट होगा। यूरोप में नव जागरण रेनेसा के प्रभाव में वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति का हल ढूंढने के लिए प्रेरित हुए। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किए। फ्रेंच दार्शनिक रेने डिस्कॉटा 1596 to 1650 ने इस दिशा में प्रारंभिक प्रयास किया, किंतु भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत डेन विद्वान निकोलस टेनो द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसने अपने आरेखों के माध्यम से पृथ्वी के विकास की क्रमिक प्रावस्थाएं प्रकट की, साथ ही अनेक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संकल्पनाएं भी प्रस्तुत की। ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत 17वीं शताब्दी की परिकल्पनाओं रोचक एवं आकर्षक तो थी, किंतु ये मात्र काल्पनिक थी। पृथ्वी व सौर मंडल की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी तथा सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों की प्रक्रिया को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है विकासवादी सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरीज, जिसमें कल्पना की गई कि सभी ग्रहों की उत्पत्ति अपने ही तारों से हुई है। और दूसरा है प्रलयवादी सिद्धांत या कैटलिस्मिक या कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी, जिसके अनुसार अंतरिक्ष में 2 तारों के परस्पर संघर्षण या टकराने से के आकस्मिक तथा विध्वंसात्मक घटना के रूप में ग्रहों की उत्पत्ति हुई। हम पहले विकासवादी या एकतावादी सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें पहली जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, वो है बफन की। फ्रांसीसी विद्वान बफन 1745 ने सौर परिवार की उत्पत्ति के वैज्ञानिक विवेचन का सर्वप्रथम प्रयास किया। उनके मतानुसार सूर्य के निकट एक विशाल काय पुच्छल तारा कॉमेट्स आया तथा दोनों की टक्कर हुई। फलत सूर्य से कुछ द्रव्य पदार्थ बाहर निकल गया। इसी पदार्थ के कालांतर में घनीभूत होने से ग्रहों व उपग्रहों की रचना हुई। बड़े पिंड ग्रह व छोटे पिंड उपग्रह बने। शेष कार्य अंतरिक्ष में विलीन हो गया। आलोचना। बफन का ये सिद्धांत लगभग 50 वर्षों तक मान्य रहा, किंतु मूलभूत भौतिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण सिद्धांत आलोचना का विषय भी बना। इस सिद्धांत की आपत्तियां इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न खगोलीय पिंड अपनी निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हैं, जबकि उनके परस्पर टकराने की संभावना नहीं है। यदि कोई भी धूमकेतु किसी तारे से टकराता भी है तो धूमकेतु का द्रव्यमान इतना कम होता है कि वह तारे को हानि नहीं पहुंचा सकता। तीसरा, सौर परिवार के कुल शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड व धूमकेतुओं कॉमेट्स का सम्मिलित द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी कम है। ऐसी दशा में सूर्य से टकराकर ये सूर्य की को हानि नहीं पहुंचा सकते, अतः सूर्य से पदार्थ निष्कासित होने की कल्पना असंभव है। चौथा, ग्रहों का वितरण सुनिश्चित क्रम में पाया जाता है। सिरों पर छोटे ग्रह व मध्य में बड़े ग्रह स्थित हैं। बफन ने इसकी व्याख्या भी नहीं बताई। पांचवा, ग्रहों में पर्याप्त गति तथा कोणीय संवेग पाया जाता है। सूर्य में गति व कोणीय संवेग कम पाया जाता है, तो सूर्य से निष्कासित पदार्थ से पर्याप्त गति तथा कोणीय संवेग वाले ग्रहों की रचना किस प्रकार हो पाई। बफन की परिकल्पना उपरोक्त आपत्तियों का कोई भी संतोषजनक हल नहीं मिलता है।
दूसरी है इसी विकासवादी सिद्धांत में कांट की वायव्य परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। जर्मन दार्शनिक कांट 1755 का कहना था, मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। शब्द की कांट की परिकल्पना न्यूटन की गुरुत्व के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर आधारित थी। उनके मतानुसार आकाश में पौराणिक या आद पदार्थ प्रीमॉर्डियल मैटर के कण उपस्थित थे। ये कण कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे, किंतु गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण परस्पर टकराने लगे, जिससे उनमें उष्णता व गति पैदा हुई। इस प्रकार एक ठंडे व गतिहीन पदार्थ ने विशाल वायव्य उष्ण निहारिका या गैसेज नेबुला का रूप धारण कर लिया। इस तेजी से घूमती हुई निहारिका में अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उसके विषुवत रेखीय भाग में उभार होने लगा। इस प्रक्रिया के तीव्र होने पर कुछ पदार्थ एक छल्ले के रूप में निहारिका से बाहर आ गया। इस प्रकार क्रमशः 9 छल्ले उत्पन्न हुए। प्रत्येक छल्ला संगठित होकर ग्रह बना। पदार्थ का अवशिष्ट पदार्थ सूर्य के रूप में रह गया। ग्रहों के घनीभूत होते समय ग्रहों में से कुछ छल्ले बाहर निकले, जो कालांतर में उपग्रह बने। इस प्रकार कुल सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। आलोचना, कांट की परिकल्पना मूलभूत भौतिक नियमों का भी उल्लंघन करती है तथा ये दोषपूर्ण सिद्ध हुई है। परिकल्पना के दोष और आपत्तियां हैं, इस प्रकार से हैं। पहली, कांट ने आद पदार्थ के स्रोत की व्याख्या नहीं दी। कांट ने ऊर्जा के स्रोत की भी व्याख्या नहीं दी, जिससे आद पदार्थ के कणों में गति उत्पन्न होती है, जो पहले ठंडे और गतिहीन थे। आद पदार्थ तो पहले से ही मौजूद था, उसमें गुरुत्वाकर्षण भी शुरू से ही रहा होगा, तब कणों के परस्पर टकराने की प्रक्रिया बाद में क्यों आरंभ हुई। गति विज्ञान, डायनेमिक्स के कोणीय संवेग की सुरक्षा नियम, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार जिस पदार्थ में मौलिक रूप से गति नहीं है, उसमें टकराने के बाद भी गति उत्पन्न नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार ठंडे व गतिहीन आद पदार्थ में कणों के टकराने से घूर्णन संभव नहीं है। कांट ने यह भी बताया कि परिभ्रमण करती हुई निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ ही गति भी तीव्र होती है। ये तथ्य कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वास्तव में वस्तु का आकार बढ़ने पर उसकी गति कम हो जाती है। उपयुक्त कमियों के कारण परिकल्पना अत्यधिक प्रशंसनीय है। ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित प्रथम परिकल्पना थी तथा इस प्रकार निहारिका परिकल्पना का प्रणेता, पायनियर कांट को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी परिकल्पना एक प्रकार से भाग्यशाली अनुमान, लकी गैस थी। लाप्लास की तीसरी जो परिकल्पना है वो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। फ्रांसीसी गणितज्ञ मार्क्विस डी मार्क्वास 1796 ने एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम नामक पुस्तक में निहारिका सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति का विवरण दिया। ये सिद्धांत अपने तार्किक आकर्षण के कारण विगत समय तक काफ़ी प्रभावी रहा। अपने विचार कांट से बहुत समानता रखते थे, किंतु संभावना यही है कि उसे कांट के प्रकाशन की कोई जानकारी नहीं थी। लाप्लास ने सिद्धांत के या अनुमान के साथ अपनी कल्पना आलम की कि घूर्णन करती हुई निहारिका, जिससे सौर परिवार की उत्पत्ति हुई, पहले से मौजूद थी। उसके सिद्धांत के प्रमुख तथ्य इस प्रकार से थे कि अंतरिक्ष में एक उष्ण तप्त करती हुई, घूर्णन करती हुई निहारिका मौजूद थी। विभिन्न ग्रहों पर उपरोक्त प्रक्रिया के आवर्ती होने पर उसके ग्रहों की उत्पत्ति हुई, उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। निहारिका की नाभिक के में जो शेष पदार्थ रह गया उससे सूर्य बना। उपरोक्त प्रक्रिया में घूर्णन या रोटेशन तथा परिक्रमण, रेवोल्यूशन उत्पन्न हुआ, तब मोटे तौर पर उसी तल में स्थित हुए। निस्संदेह कुछ उपग्रहों की गति अधिकांश ग्रहों और उपग्रहों की गति से भिन्न थी। ये तथ्य परिकल्पना के विरुद्ध थे। मूलतः गैसीय पदार्थ, बाद में तरल पदार्थ, ठोस पृथ्वी की उत्पत्ति और ठोस भूपटल व तरल पिघले हुए आंतरिक रूप से प्रमाणित होती है। लाप्लास की परिकल्पना सरल तथा तर्कसंगत है। इससे सहायता से कुछ उपग्रहों के अपवाद स्वरूप सभी ग्रहों तथा उपग्रहों के घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा की समानता की व्याख्या करना संभव है। ये परिकल्पना विभिन्न ग्रहों की कक्षा लगभग गोलाकार होने तथा समान तल में होने की भी व्याख्या करती है। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा अन्य ग्रह प्रारंभ में गैसीय अवस्था में थे, कालांतर में द्रवित अवस्था में होकर और अंत में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए। उपरोक्त कारणों से लाप्लास की परिकल्पना विगत 2200 वर्षों से
ये प्रशंसा प्राप्त कर रही है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर इसकी चर्चा भी की गई है, कुछ आलोचना भी हुई है। तो आलोचना के बारे में हम पढ़ते हैं। लाप्लास ने मौलिक न्यायिका के स्रोत की व्याख्या नहीं की। इस बात की संभावना अधिक है कि मौलिक न्यायिका में पदार्थ का अलग होना एक सतत परिघटना थी। न्यायिका परिकल्पना में ग्रहों की रचना में गति संबंधी तथ्यों का विवेचन किया गया है, किंतु ग्रहों व सूर्य के विषुवरेखीय अक्षों के बीच 6 डिग्री के कोण की व्याख्या नहीं की गई। लाप्लास की परिकल्पना प्रकाशित होने के एक वर्ष बाद 1797 में ज्ञात हुआ कि अरुण यूरेनस ग्रह की दूरी सूर्य से 98 डिग्री का कोण बनाती है, अतः यह ग्रह विपरीत दिशा में घूमता है। बृहस्पति व शनि के कुछ उपग्रह भी विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो इन विपरीत दिशाओं में घूमने की गति के संबंध में तथ्यों में आस्था नहीं लगती है। लाप्लास के समय तक गैस अनुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विकसित नहीं हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार गैसीय वलयों का घनीभूत होकर ग्रह बनना संभव नहीं है, बल्कि वलयों को अंतरिक्ष में लुप्त हो जाना चाहिए था। यदि न्यायिका की घूर्णन गति बढ़ने से वलय तथा फिर उसके ग्रह बने तो शेष भाग सूर्य है, तो सूर्य की घूर्णन गति वर्तमान गति से सैकड़ों गुना अधिक होनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं है। यदि मूल न्यायिका का व्यास कुल सौर परिवार के व्यास जितना विस्तृत मान लिया जाए तो उसकी घूर्णन गति अधिक नहीं हो सकती। यदि घूर्णन गति कम मानी जाए तो वलयों का निर्माण नहीं हो सकता। लाप्लास द्वारा शनि के वलयों से प्रेरणा लेना निरर्थक सिद्ध हुआ। मैक्सवेल की व्याख्या खोज के अनुसार यदि वलय का निर्माण हो भी जाए तो वह ग्रह के रूप में घनीभूत नहीं हो सकता। केपलर नियम, केपलर्स लॉ के अनुसार एक वलय के विभिन्न भाग भिन्न कोणीय गति एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। गति की भिन्नता वलय के संघनन में बाधा उत्पन्न करेगी तथा उसे छिन्न भिन्न कर देगी। स्मार्ट का मत है कि शनि के वलय का निर्माण किसी बड़े उपग्रह के टूटने से हुआ, जब वह गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि के अधिक निकट आ गया था। न्यायिका का व्यास यदि सौर परिवार के सबसे भारी ग्रह पथ पर मान लिया जाए तो ये 965 करोड़ किलोमीटर बैठता है। ये असंभव ही है, क्योंकि सैफी तथा ऑरिगे नामक अति विशालकाय तारों का व्यास क्रमशः 177 करोड़ किलोमीटर तथा 257 करोड़ किलोमीटर ही है। इसके अतिरिक्त जैसा कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य की आयु यदि 400 या 500 करोड़ वर्ष है, तो इतने थोड़े समय में विकिरण द्वारा सूर्य का द्रव्यमान अधिक कम नहीं होना चाहिए। यदि वर्तमान द्रव्यमान को मान लिया जाए तो सूर्य से वलयों का निर्माण और उससे ग्रहों की वर्तमान दूरी स्थिर या सिद्ध नहीं हो पाती है। लाप्लास की परिकल्पना के अनुसार यदि सूर्य का कोणीय संवेग कुल सौर परिवार के कोणीय संवेग के बराबर होता है, तो कोणीय संवेग द्रव्यमान की गति से संबंधित होता है। सूर्य का द्रव्यमान कुल सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.87% है, जबकि इसकी कोणीय संवेग 2% से भी कम है। यदि किसी सूर्य एक न्यायिका या उससे न्यायिका से उत्पन्न होता है तो ग्रह नहीं बनते। 9 ग्रह बनने के पश्चात वलयों का निर्माण बंद क्यों हो गया? यदि पृथ्वी की उत्पत्ति गति उष्ण न्यायिका से हुई है तो उसका भीतरी भाग द्रवित होना चाहिए, किंतु कुछ वैज्ञानिकों अनुसार ये ठोस लोहे का बना है। उपरोक्त सभी दोषों के बावजूद लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कठिन प्रश्नों की व्याख्या करती है। यही कारण है कि सरल परिकल्पना पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक तर्कसंगत अनुमानों में मानी जाती है। धन्यवाद।